हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो नया फोर्स शुरू कर रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक वी हैव स्टडीड वेट, नॉर्मल रिएक्शन और हम लोगों ने टेंशन एंड स्ट्रिंग पढ़ा है और सूडो फोर्स का भी काफी डिस्कशन किया है हम लोगों ने। अभी वो सूडो फोर्स वाला डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आगे चल के हम लोग दो बड़ा इंपॉर्टेंट सूडो फोर्स पढ़ेंगे। वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अनदर इज कोरियोलिस फोर्स। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट सूडो फोर्स हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स पढ़ेंगे और वहीं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का भी। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिस्कस नहीं किया है हमने, तो वो डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले हम लोग एक और फोर्स देख लिया जाए, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, इसमें भी सूडो फोर्स का एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। सूडो फोर्स मतलब एक साथ, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में कर लेंगे नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी आपका सूडो फोर्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सूडो फोर्स से रिलेटेड डिस्कशन आएगा। ठीक है, तो पूरा डिस्कशन कंप्लीट होगा, कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे, तब सूडो फोर्स का पूरा डिस्कशन एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा आगे आएगा वो चीज। तो फ्रिक्शन चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन मेनली दो तरह का अभी पढ़ेंगे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। अभी आगे जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे, रोलिंग, तो वहां पे हम लोग एक और फ्रिक्शन देखेंगे विच इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी लोग बोलता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसको बोलेंगे लोग। ठीक है, तो लेट्स हैव डिस्कशन अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट, फिर डायनेमिक फ्रिक्शन देखेंगे। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन अभी नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग का चैप्टर में। ठीक है, रोटेशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन पहले देखते हैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, और कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है। ये तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी फोर्स के लिए। किसी भी फोर्स का तीन आंसर आपके पास होना चाहिए। वो फोर्स कब लगता है, दूसरा कौन से डायरेक्शन में लगता है, और तीसरा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। यही शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन में यही चीज हम लोग पढ़े थे, कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन डज स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स? कोई सरफेस दिया हुआ है, 10 kg बॉडी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? अगर ये 10 kg बॉडी और सरफेस है, तो 10 kg सरफेस के स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? When does static friction acts? तो उसका आंसर है it acts when there is tendency of relative motion at the interface of two bodies। दो बॉडीज के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब उनके इंटरफेस पे, इंटरफेस मतलब बाउंड्री, जैसे एक सरफेस एक बॉडी हो गया, यहाँ पे 10 kg एक बॉडी हो गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक मान लो 5 kg ले लेते हैं, तो 10 kg या 5 kg के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? व्हेन द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस ऑफ टू बॉडी। टेंडेंसी, एक्चुअल रिलेटिव मोशन नहीं, एक्चुअल रिलेटिव मोशन होगा फिर तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा। मतलब टेंडेंसी हो, हम लोग इस वर्ड को समझेंगे यहाँ पे, जैसे नॉर्मल रिएक्शन में कंस्ट्रेंट वर्ड समझा था, यहाँ पे टेंडेंसी वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ डू यू चेक दैट द टेंडेंसी रिलेटिव मोशन, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तो ये लिख लीजिए आप, इट एक्ट्स व्हेन द टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस ऑफ टू बॉडी। इंटरफेस मतलब बाउंड्री, इंटरफेस का मतलब बाउंड्री। ठीक है, टेंडेंसी रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस ऑफ टू बॉडी।
इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट एक्ट्स इन सच ए डायरेक्शन that it opposes any tendency of relative motion. It acts in such a direction that it opposes any tendency of relative motion at the interface of two bodies. ठीक है? अब तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और यूनिक है, जो बाकी फोर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो और किसी फोर्स में देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज द फोर्स इज और द स्टैटिक फ्रिक्शन इज, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो it is self-adjusting in nature. It is self-adjusting in nature. It adjusts its magnitude. ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, ये भी समझने वाला चीज है कि सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मीनिंग है, टेंडेंसी का क्या मीनिंग है, एंड हाउ टेंडेंसी एंड सेल्फ एडजस्टिंग बोथ आर रिलेटेड ओवर हियर. इट एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम 0 to μsn, where µs is coefficient of static friction at the interface, and n is normal reaction between two bodies. Between two bodies. ये तीन देखिए फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, और इसका मीनिंग देखेंगे क्या इसका मीनिंग है, ये तीनों लाइन का क्या मीनिंग है, टेंडेंसी का क्या मीनिंग है, और ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का क्या मीनिंग है, ये सब हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो देखिए ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है. It acts when the tendency of relative motion at the interface of two bodies. It acts in such a direction. ये कब एक्ट करता है? जब कोई रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होता है. ये सब हम लोग एग्जाम्पल में देख के आज डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग है इसका. बस एक बार फिर से दोबारा पढ़ देते हैं. It acts in such a direction that it opposes any tendency of relative motion at the interface of two bodies. ये आपको बता रहा है किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और यहां पे बता रहा है कि सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है. इसका मैग्नीट्यूड, ये अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है. फ्रॉम 0 to μsn, ये लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, 0 से लेके μsn तक ये अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकता है, वेयर μs इज coefficient of static friction at the interface of two bodies and n is the normal reaction between two bodies. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं and let's try to understand what I mean to say by writing these lines. ठीक है, इन तीनों लाइन का क्या मीनिंग है. Let's take an example. देखिए, सपोज करो वी हैव ए बॉडी ऑफ मास 10 kg. सपोज वी हैव ए बॉडी ऑफ मास 10 kg. ठीक है, 10 kg मास का बॉडी है,
और मान लो कि जो ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सपोज कीजिए 0.6 है, ठीक है। फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, यू हैव नॉर्मल रिएक्शन, यू हैव mg which is 10g, ठीक है। 10g फोर्स लग रहा है और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बिकॉज बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी चूंकि रेस्ट पे है, ठीक है। तो mg अर्थ के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और जो सरफेस है वो 10 kg बॉडी पे ऊपर के डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, सो एज टू कंस्ट्रेन द बॉडी, ठीक है। और बॉडी भी सरफेस पे 10 N न्यूटन फोर्स लगाएगा, N नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, मतलब सरफेस 10 kg बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा और 10 kg बॉडी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा। तो हम अभी फ्रिक्शन जो बात कर रहे हैं 10 kg बॉडी पे बात कर रहे हैं हम लोग। our system consists of single body of 10 kg, तो हम 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, देखिए तो n minus 10g is 0, so if I take g as 10 meter per second square, then normal reaction would be 100, normal reaction 100 है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो हो जाएगा 0.6 into 100 60 न्यूटन, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बताइए, इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा। पहले तो ये चेक करना है कि पहले ये चेक करना है आपको कि क्या कोई टेंडेंसी है इंटरफेस पे, इज देयर एनी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस, क्या कोई टेंडेंसी है इंटरफेस पे रिलेटिव मोशन का, मतलब इज देयर एनी टेंडेंसी इन 10 kg ब्लॉक टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, 10 kg ब्लॉक का कोई टेंडेंसी है सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव करने का, नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई टेंडेंसी होता और उसको अगर अपोज नहीं करते तो रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट कर जाता। टेंडेंसी क्या होता है, टेंडेंसी ऐसा चीज है कि अगर उसको अपोज नहीं किया जाए तो टेंडेंसी एक्चुअल मोशन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे कोई टेंडेंसी नहीं है, देयर इज नो टेंडेंसी रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस। अगर बॉडी को एजिटेट छोड़ दे बॉडी मूव नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स देयर इज नो टेंडेंसी रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस। लेकिन यही चीज अगर मान लो हम 10 न्यूटन फोर्स लगा दें, अगर हम 10 न्यूटन फोर्स लगा दें तब क्या होगा, दिस 10 न्यूटन इज गोइंग टू ब्रिंग ए टेंडेंसी रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस, जिसको अपोज नहीं किया गया तो 10 kg मास जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे बढ़ जाएगा। तो ये 10 न्यूटन क्या कर रहा है, एक टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है रिलेटिव मोशन का, ये टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है इस ब्लॉक में टू मूव विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। दिस 10 न्यूटन इज creating a tendency in this block to move with respect to surface, which if not opposed will lead to actual motion, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, if there is friction, पहले तो अगर surface frictionless हुआ, there is no friction, तो उस केस में is going to move with respect to surface, ठीक है। लेकिन अगर friction होगा it will act in direction opposite to the direction in which you have tendency of relative motion। जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, ये अपना वैल्यू को 0 से लेके 60 तक एडजस्ट कर सकता है। तो कहां पे जाके एडजस्ट करेगा अपने मैग्नीट्यूड, विल एडजस्ट इस मैग्नीट्यूड टू 10 न्यूटन। यहाँ पे F क्या हो जाएगा, F विल बी 10 न्यूटन, यहां पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर देगा। इसका सेल्फ एडजस्टिंग का रेंज क्या है, 0 से लेके μSN तक, 0 से 60 के बीच में कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे चूंकि एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 फोर्स पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेगा एंड इट विल कीप द बॉडी एट रेस्ट, बॉडी को रेस्ट पे रखेगा, कोई रिलेटिव मोशन होने नहीं देगा, ठीक है।
वो टेंडेंसी को अपोज कर देगा। जो 10 न्यूटन यहाँ पे टेंडेंसी क्रिएट किया उसको इमीडिएटली अपोज करिए, थोड़ा एडवांस से वर्क करता है। इट डजंट वेट फॉर रिलेटिव मोशन टू अकर। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन होने का वेट नहीं करता है, जैसे ही टेंडेंसी क्रिएट होता है उसको अपोज कर देता है। ठीक है, जैसे ही टेंडेंसी क्रिएट होगा उसको अपोज कर देगा। आपको टेंडेंसी का एग्जांपल समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई आदमी है वो चोरी करना चाहता है, आपका सामान उठाना चाहता है। एक होता है कि हम वेट कर रहे हैं कि चोरी करे और फिर हम एक्ट किया। एक होता है कि हम पहले ही एक्शन ले लिए, जैसी टेंडेंसी आई हुआ हम एक्शन ले लिया। जैसे यहाँ पे हम देखिए दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है, हडसन लाइन जगह है। तो यहाँ पे एक कॉलोनी है जहां तिब्बतियन लोग रहता है। तिब्बत से सताए हुए लोग हैं, इंडिया आ गए थे बहुत पहले दलाई लामा जी के साथ। ठीक है, तो जब भी देखते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट वगैरह का विजिट होता है दिल्ली में, तो कुछ तिब्बतियन लोग वहां जो एक्टिव है उनको पहले ही पुलिस जाके डिटेन कर लेता है। हमारे लॉ में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को महसूस होता है कि ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उनको पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट करने का वेट ना करके पहले ही उनको डिटेन कर दिया। ठीक है, तो वो डिटेंशन, वो टेंडेंसी को अपोज करना। वो क्राइम किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको हम डिटेन कर लिए क्योंकि वी आर नॉट इन सिचुएशन टू वेट फॉर देम टू क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज हम लोग को लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम लोग उसको अपोज कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, उसको टेंडेंसी को ही किल कर देते हैं, टेंडेंसी को अपोज करते हैं। किल तो नहीं बोलेंगे, अपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बिहार, तो वहां पे देखिए हम देखते थे बचपन में 90s में, आई वॉज देयर। ठीक है, 90s और 80s में तो इलेक्शन जब होता था तो मतलब सोसाइटी के कुछ जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, हिस्ट्री सीटर मतलब जो जेल वेल काट के आया है, तो इलेक्शन के पहले 1-2 दिन उनको जेल में नहीं होता, थाने में पकड़ के ले आते थे, खाना पीना पार्टी सार्टी वहीं करवाते थे कि भाई इलेक्शन हो जाए तो फिर तुमको हम छोड़ेगा। ठीक है, तो वो भी एक टेंडेंसी को अपोज करने वाला चीज है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये बंदा जो है बोगस वोटिंग करेगा या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको पहले ही थाना में बैठा लो। ठीक है, कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन टेंडेंसी है क्राइम करने का, तो अपोज कर लिया, उसको अपोज किया, उसको डिटेन कर लिया, बैठा लिया, ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये टेंडेंसी को अपोज करना होता है। तो यहाँ पे 10 न्यूटन जो है वो एक टेंडेंसी क्रिएट करता है 10 kg बॉडी में कि ये सरफेस के साथ मूव कर सकता है, जिसको अगर अपोज नहीं किया जाए तो एक्चुअल रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, उस टेंडेंसी को ही अपोज कर देगा, मतलब वो रिलेटिव मोशन होने का वेट नहीं करेगा, वो पहले ही इसको अपोज कर देगा। ठीक है, तो अपोज करने के लिए अपना मैग्नीट्यूड को, वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है। ठीक है, तो अपना मैग्नीट्यूड को ऐसी जगह जाके एडजस्ट करेगा कि रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी अपोज रिलेटिव मोशन नहीं हो, तो वो 10 न्यूटन पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब मान लो ये हम एक्सटर्नल फोर्स F जो है सपोज को 20 न्यूटन कर दें, अब क्या होगा, इमीडिएटली जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 20 पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। इमीडिएटली आपका जो F जो है स्टैटिक फ्रिक्शन स्मॉल f, वो 20 पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसको 40 कर दें तब क्या होगा, ये भी 40 पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, ये भी 40 पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 60 तक जा सकता है, 60 तक जा सकता है, तो 40 उस रेंज में फॉल कर रहा है, तो 40 जाके एडजस्ट कर जाएगा। अगर ये 50 कर दें तो क्या होगा, ये भी 50 पे जाके एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, अभी उसका सेल्फ एडजस्टिंग रेंज के अंदर आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो अपने आप को एडजस्ट कर जाएगा बिना विदाउट एनी डिले। अगर ये 55 कर दे तो क्या होगा, ये भी 55 पे जाके एडजस्ट कर जाएगा। और अगर 60 कर दे तो क्या होगा, 60 कर देंगे तो ये भी 60 पे जाके एडजस्ट कर देगा, एडजस्ट कर जाएगा विथ वार्निंग कि ये मेरा लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब
मतलब ये मेरा फाइनल, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, मतलब नहीं, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो 60 न्यूटन होगा तो 60 न्यूटन पे जाके एडजस्ट कर जाएगा, 60 न्यूटन पे भी जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और अभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको 65 कर दें तब क्या होगा? अब देखिए, अब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो थोड़ा हाई हो गया, ठीक है। ये 65 न्यूटन इसके अंदर रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी क्रिएट करेगा, और वो टेंडेंसी इतना स्ट्रांग होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन उस टेंडेंसी को अपोज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसको अपोज करने के लिए 65 न्यूटन फोर्स चाहिए, जो कि इसका सेल्फ एडजस्टिंग जो वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग वाला जो वैल्यू है, उसका हाईएस्ट लिमिटिंग वैल्यू है, ये म्यूएसएन है, वो लिमिटिंग वैल्यू होता है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो इंटरफेस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकता है वो म्यूएसएन लगा सकता है। इस इंटरफेस पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है वो म्यूएसएन लग सकता है, वो 60 है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स 65 है। उस केस में हम कहेंगे द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन कैनॉट अपोज इट, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको अपोज नहीं कर सकता, ठीक है। उस केस में क्या होगा? वो टेंडेंसी ना रह के एक्चुअल रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो टेंडेंसी जो है वो टेंडेंसी ना होके एक्चुअल रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब नाउ द टेंडेंसी विल नो लॉन्गर रिमेन टेंडेंसी, इट विल कन्वर्ट इनटू एक्चुअल रिलेटिव मोशन। और जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो जाएगा फिर क्या फ्रिक्शन होगा? फिर क्या फ्रिक्शन होगा? 60? नो, इट वोंट बी 60, बिकॉज जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन होने लगा तो उस केस में अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब नेचर ऑफ फ्रिक्शन बदल जाएगा। व्हेन देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन, the nature of friction will change. The nature of friction will change. अब फ्रिक्शन का नेचर बदल जाएगा। Now the nature of friction will change, right? Now it won't be a static friction which will act, it will be dynamic friction. अब ये डायनेमिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है, कब लगता है? When does dynamic friction acts? देखिए, डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में भी 2-3 लाइन लिख लीजिए। देखिए, it acts when there is एक्चुअल रिलेटिव मोशन, दो बॉडीज के बीच में एक्चुअल रिलेटिव मोशन होगा, इंटरफेस, ठीक है। इट एक्ट्स इन डायरेक्शन such that it opposes the relative motion, and its value FD लिख देते हैं, dynamic friction is UDN, where UD is coefficient of dynamic friction and N is normal reaction at the interface of two bodies. अब देखिए, ये डायनेमिक फ्रिक्शन अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, इसका वैल्यू न्यूडियन होता है, फिक्स होता है।
ठीक है। एक्चुअल रिलेटिव मोशन, इसका पहली बात तो एक्चुअल रिलेटिव मोशन होगा तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन बदल जाएगा। नाउ इट वोंट बी स्टैटिक फ्रिक्शन बट इट विल बी अ डायनेमिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक टेंडेंसी होता है, वो टेंडेंसी नहीं रह गया है, अब वो एक्चुअल रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट कर गया, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है 65 इट इज मोर देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो नाउ टेंडेंसी नो लॉन्गर रिमेन टेंडेंसी, इट कन्वर्ट्स इनटू एक्चुअल रिलेटिव मोशन, and when there is actual relative motion the nature of friction changes, it changes to dynamic friction. Suppose your mu d is, the value of mu d is 0.5, so in that case the dynamic friction is going to be 0.5 into n, which is 100, so it will be 50 newton. So F will be now 50 newton. F जो है वो 50 newton एक्ट करेगा. So that means the body is going to accelerate with 1.5 meter per second square. Body जो है 1.5 meter per second square से accelerate करेगा. There is a net force of 15 newton towards right. There is a net force of 15 newton towards right, and that will lead to acceleration of 1.5 meter per second square. अब मान लो इसको हम घटा के 55 कर दे वापस. ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए एक्चुअल रिलेटिव मोशन स्टार्टेड. एक समय था जब 55 न्यूटन लगाने पे, जब ये रेस्ट पे था, ठीक है, और उस समय जब हम लोग 55 न्यूटन लगाए थे तो ये मूव भी नहीं किया. रेस्ट पे था ना उस टाइम, तो जैसे ही हम लोग 55 न्यूटन लगाए स्टैटिक फ्रिक्शन 55 न्यूटन लग गया. बट अब क्या हो गया? अब ऑलरेडी मोशन स्टार्ट हो गया है. अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, अब डायनेमिक फ्रिक्शन है. और डायनेमिक फ्रिक्शन कितना है? 50 है. तो अगर 65 से घटा के 55 कर देंगे तो उस केस में भी आपका एक्सेलरेशन होता रहेगा. एक्सेलरेशन का वैल्यू बस 0.5 हो जाएगा. नेट फोर्स अब 5 न्यूटन है. ठीक है, तो एक और बॉडी मूव करने लगा, देन यू हैव टू जस्ट ओवरकम डायनेमिक फ्रिक्शन टू कीप इट मूविंग. तो 55 न्यूटन इज एनफ. डायनेमिक फ्रिक्शन 50 है, तो 50 के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, it will keep on accelerating. So at 55 Newton, this 55 Newton is not just enough to move the object, but it can accelerate with 0.5. एक समय था जब 55 न्यूटन मोशन बिगिन भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब चूंकि मोशन ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, अब जो मोशन होने के लिए हम लोग को सिर्फ डायनेमिक फ्रिक्शन ओवरकम करना है, which is 50 Newton. So 55 Newton is good enough force to keep it accelerating, not just moving, accelerating also. तो अब 55 न्यूटन पे ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा. आइए हम लोग रियल लाइफ में भी देखें. जैसे मान लो कोई व्हीकल है, खराब हो जाता है, तो उसको पुश करते हैं हम लोग. भाई गाड़ी खराब हो जाता है तो हम लोग 2-4 लोग रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा इसको धक्का दो, ठीक है, साइड में लगा दो, या कई बार बैटरी वगैरह डिस्चार्ज हो जाता है तो पीछे से लोग पुश करते हैं तो चलने लगता है. जो भी है, तो अगर जैसे गाड़ी रुका हुआ है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. मतलब एक व्हीकल को अगर रेस्ट से मोशन में लाना है, एक व्हीकल को रेस्ट से मोशन में लाना है, तो जहां 4 आदमी की जरूरत पड़ता है, लेकिन एक और मोशन में आ जाएगा तो 4 के बजाय 3 लोग भी उसको मूव करवा सकते हैं. बिकॉज जब रेस्ट से मोशन में लाना होता है, then you have to overcome the limiting value of static friction. And once it is in motion, then you have to just overcome dynamic friction. And in usual cases, dynamic friction is less than the limiting value of static friction. In usual cases, not in general, I am not telling, but in usual cases, the dynamic friction is less than the limiting value of static friction. तो इस केस में मतलब it is hard to make the body move from rest, but once it starts moving, it's easier to keep it moving. मतलब रेस्ट से मोशन में लाना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार मोशन में आ गया तो उसको मोशन में रखना थोड़ा इजी है. ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है. तो समझ में आ रहा है टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन का. दिस थिंग मस्ट बी वेरी क्लियर. ये सब आपको क्लियर होना चाहिए. स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है,
कब डायनेमिक फ्रिक्शन लगता है, कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक छोटा सा ग्राफ ड्रा कर दे रहे हैं, जो अभी तक डिस्कशन किया उसको समराइज करते हुए देखिए। दिस इज फ्रिक्शन and this is applied force। शुरू में क्या था, हम लोगों ने 0, 5, 10, 15, 40 न्यूटन ऐसे लगाते रहे, और उस केस में हमने देखा कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स पे जाके एडजस्ट हो जा रहा था। 10 था तो 10 हो गया, 20 था तो 20 हो गया, ऐसे होते जा रहा था। तो शुरू में हम लोगों ने क्या देखा कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ठीक है। उसके बाद एक लिमिटिंग वैल्यू रीच कर गया, वो कितना था, म्यूएसएन, ठीक है। उसके बाद ये भी म्यूएसएन हो गया, यही म्यूएसएन है, उसके यहाँ म्यूएसएन लिखना पड़ेगा, 45 डिग्री एंगल हो गया ना, वाई कोड एक्स लाइन है। उसके बाद जैसे ही वो अप्लाइड फोर्स म्यूएसएन से अधिक हुआ तो एक्चुअल रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, और जो एक्चुअल रिलेटिव मोशन शुरू हुआ तो फ्रिक्शन जो है उसका नेचर बदल गया, एंड दैट इज यूडीएन। तो यहां जो फ्रिक्शन लग रहा था इस ग्राफ के समय वो था स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब ये ग्राफ है इट वाज डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? ओके, तो अभी यही रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे फ्रिक्शन का, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।